देखिए, इस वीडियो में हम लोग 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का, और उसके बाद जो असहयोग आंदोलन चला उसके बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरीके की ये बूस्टर सीरीज़ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिसिंग होते हैं नॉर्मली उसको इसमें देखेंगे। तो देखते हैं 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, यह सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए रॉलेट की अध्यक्षता में एक नियुक्ति की थी, और उस नियुक्ति के सुझाव पर ही ये एक्ट पारित हुआ था। अब इस एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी? तो इस एक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसमें यह था कि अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए ही किसी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी। तो इस वजह से भारतीय बहुत सारे लीडर ने इस एक्ट का विरोध करना स्टार्ट किया। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें से कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ अपनी बातें कही थी। उनमें से पहला नाम आता है मोतीलाल नेहरू का। इन्होंने इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का एक्ट कहा था। फिर आते हैं मोहम्मद इकबाल। उन्होंने इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी, और इस वजह से भारतीय जनता ने इस एक्ट को काला कानून कहना स्टार्ट कर दिया था। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। इस सभा में कई सारे नेता इनसे जुड़े, और हालांकि कुछ ऐसे भी नेता थे जिसमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, तेज बहादुर सप्रू हैं और एनी बेसेंट हैं। ये तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों नेताओं ने गांधी जी की इस सत्याग्रह सभा का विरोध किया था। ये सारे लिबरल लीडर्स थे और इन्होंने इस गांधी जी की इस सभा का बड़ा विरोध किया था। और एनी बेसेंट एक ऐसी नेता थी जिन्होंने इस मामले में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने की थी, और वो जो सत्याग्रह कर रहे थे उसके विरुद्ध एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के विरोध में पंजाब में ही रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए दो स्थानीय कांग्रेसी नेता थे। उनमें एक का नाम आता है जो एवरीवन नोज कि डॉक्टर सत्यपाल थे, और दूसरे नेता जो थे वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में ही 10 अप्रैल को एक रैली निकाली गई थी। इसके विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी और गोलाबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। और अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह माइकल ओ डायर हुआ करता था, और इसी माइकल ओ डायर के निर्देश पर जनरल डायर ने उस सभा में गोली चलाई थी, जिससे बहुत सारे निर्दोषों की जान चली गई थी। उसके बाद सरकार ने हंटर कमेटी गठित की थी। इस जांच की इस जो हत्याकांड थी इसकी जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी। इस हंटर कमेटी में कुल 8 मेंबर्स थे, जिनमें से 5 अंग्रेज थे जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 3 भारतीय सदस्य थे इस हंटर कमेटी के, उनके बारे में कभी कभी एग्जाम बन जाता है। तो उनके नाम हैं चिन्नालाल बजाज, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सरकार थी वो हंटर कमेटी जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो सरकार ने उसको बचाने के लिए, जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया था जिसका नाम था इंडेमिनिटी बिल। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दोषियों को बचाने के लिए उसने ये बिल पास किया था। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। यह मल्टी मेंबर कमेटी थी, लेकिन अध्यक्षता इसके मदन मोहन मालवीय ही कर रहे थे। अच्छा, इसमें से जो 2 लोग थे जो इसके आरोपी थे, जिसमें से पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर था, इसकी हत्या उधम सिंह ने लंदन में की थी 1940 ईस्वी में, और जो जनरल डायर था जिसने गोली चलाई थी वो 1927 में लगवे से मर गया था। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सो ओ डायर, ये उधम सिंह ने इसको मारा था, और जनरल डायर ये 1927 में अपने आप ही लगवे से मर गया था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन क्या है इसको देखते हैं। खिलाफत आंदोलन था जलियांवाला बाग हत्याकांड से राजनीति में कुछ परिवर्तन आए, और जो खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर और अधिक उग्र हो गया था। तो एक्चुअली में खिलाफत आंदोलन यह था कि विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की हार जाता है, और तो जब तुर्की हार जाता है तो जो भारतीय मुसलमान हैं वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे,
और युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया, तो भारतीय मुस्लिम इससे नाराज हो जाते हैं और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू करने का निश्चय करते हैं। इस क्रम में सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है। सितंबर 1919 में, नवंबर 1919 में कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। इसकी बैठक होती है, दिल्ली में बैठक होती है, और इस दिल्ली में ही कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। फिर अगस्त 1920 में सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो जाता है और इस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था जिन्ना ने, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके बारे में देखिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इसमें असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन को पारित करने का प्रस्ताव जो है वह गांधी जी रखते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध कई सारे लोग करते हैं और उसके विरोध में सी.आर. दास रहते हैं, बिपिन चंद्र पाल रहते हैं, जिन्ना रहते हैं। इन सभी लोगों ने गांधी जी के इस प्रस्ताव का, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। ये विशेष अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में। उसके कुछ महीनों बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का अखिल भारतीय सम्मेलन होता है नागपुर में, और इस प्रस्ताव की पुष्टि सी.आर. दास ने ही करी। सी.आर. दास ने इस प्रस्ताव को रखा था और ये प्रस्ताव की चूँकि सी.आर. दास पहले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ही इस प्रस्ताव को रखा और ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। और अच्छा, इस नागपुर अधिवेशन में इंपॉर्टेंट बातें कुछ और हैं कि इसमें कांग्रेस की सदस्यता शुल्क जो है 4 आना कर दी जाती है, ताकि जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो भी कांग्रेस के सदस्य बन सकें। और इस नागपुर अधिवेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे ही एक 15 सदस्यों की, 15 मेंबर की एक कार्य समिति बनाई जाती है। कार्य समिति जो दिन प्रतिदिन के मामलों, जो दिन प्रतिदिन संबंधित कुछ मामला होता था, उनको देखने का ये काम करती थी कार्य समिति 15 मेंबर की, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चूँकि कांग्रेस के पूरे इस तरीके में काफ़ी बदलाव आता है, काफ़ी परिवर्तन आता है, नीति में परिवर्तन आता है, और असहयोग का प्रस्ताव था वो पारित भी हो जाता है। तो इसके विरोध में कुछ व्यक्ति थे, कुछ लोग थे जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके नाम थे बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, शंकर नायर। इन सभी लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था इस घटना से असंतुष्ट हो करके। अब यह असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने की तिथि थी 1 अगस्त 1920 में, और इस पूरे जब हम असहयोग आंदोलन को देखते हैं तो असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के 2 प्रमुख भाग थे। एक को हम रचनात्मक भाग बोलते हैं, रचनात्मक, और दूसरे को बोलते हैं नकारात्मक। तो रचनात्मक क्या क्या हो सकता है? तो रचनात्मक में जैसे राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना हो जाएगी, हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, छुआछूत का त्याग व हिंसा का पालन, ये सब रचनात्मक एक्टिविटी हो जाती थी। और नकारात्मक में वही सब सरकारी उपाधियाँ लौटाना, सम्मान लौटाना, विदेशी वस्त्रों व वस्तुओं का बहिष्कार करना, कपड़ों की होली जलाना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देना और करों की अदायगी ना करना, टैक्स पे ना करना, ये सारी जो है नकारात्मक कार्यक्रम थे। और इसके प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव में इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी कुछ संस्थाएं बनती हैं, बिहार विद्यापीठ बनता है, काशी विद्यापीठ बनता है, और गुजरात विद्यापीठ, इन सब की स्थापना इसी दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान होती है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी इसी दौरान बनते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये असहयोग आंदोलन में जो कुछ व्यापारी वर्ग थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया था, लेकिन कुछ बड़े जो व्यापारी थे उन्होंने इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया था और उन्होंने असहयोग विरोधी संस्था भी बनाई थी। और इस संस्था को बनाने वाले कुछ बड़े जो व्यापारी थे उनमें से पुरुषोत्तम दास हैं। पुरुषोत्तम दास इसके असहयोग विरोधी संस्था के अध्यक्ष भी थे, और इसके समर्थन करने वाले जो कुछ प्रमुख व्यापारी थे वो जमुना दास थे, जे.आर.डी. टाटा थे और शीतलवाड़ थे। तो ध्यान रखना है कि ये इन सब लोगों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था और उसके खिलाफ असहयोग विरोधी संस्था भी बनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रहा था।
उसके बाद 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो चौरी चौरा की घटना हो जाती है, जिसे क्षुब्ध होकर के बारदोली कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में 12 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है गोरखपुर में। इससे क्षुब्ध होकर के 12 फरवरी 1922 को बारदोली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके कुछ दिन बाद 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होती है, अखिल भारतीय बैठक जो होती है, उसमें डॉक्टर मुंजे ने इससे क्षुब्ध होकर इस पूरी प्रक्रिया से गांधी जी के जो निर्णय थे उससे नाराज होकर के डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित करने का प्रयास किया था और लाया था। और गांधी जी का ये जो वापस लेने का फैसला था, इस दिल्ली वाली बैठक में बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया था। उनमें मोतीलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, CR दास हैं, राजगोपालाचारी हैं, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी लोगों ने गांधी जी के निर्णय की आलोचना करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने तो यह कहा था कि जो डिक्टेटर का फरमान इस वक्त मान लिया गया, लेकिन कांग्रेस के शिविरों में नियमित विद्रोह फैल गया है, तो ये भी इन्होंने कहा था। और गांधी जी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जैसी भूल भी कहा था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 5 फरवरी 1924 को। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा दी जाती है। लेकिन इनको बीच में ही छोड़ दिया जाता है। 10 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार किया जाता है और ये 5 फरवरी 1924 को इनको छोड़ दिया जाता है, खराब स्वास्थ्य के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दीज 3 टॉपिक्स।